हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के समान अध्ययन का यह 6वां मॉडल पेपर है। आइए इस 6वें मॉडल प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, है ना। ऑप्शन रहा इस प्रकार: 1911, 1912, 1910, 1909। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार यह 1911 में गाया गया था, है ना। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1911 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है और मध्य हिमालय के श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं? अच्छा, पशु कह दिया, यहाँ पर जीव होना चाहिए। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं? तो ऐसे जीवों को हम जो है कि सर्वाहारी के नाम से जानते हैं, ओमनीवोरस के नाम से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? IOCL, जी हाँ, ये कंपनी तो है। गेल भी है महारत्न कंपनी, भेल भी है, लेकिन जो MTNL है यही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MTNL, यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये भारत संचार निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। लेकिन यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों में से नहीं है। 5वें नंबर पर चलते हैं, निम्न में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को, G.J. मेंडल को, कार्ल लिनियस को या लुइस पास्चर को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और कार्ल लिनियस जो थे, इन्होंने जो है कि द्विनाम पद्धति का भी प्रयोग किया था। इस कारण इन्हें टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। आइए 6ठे नंबर पर चलते हैं, ये क्या है? अच्छा, ये एक सवाल दे दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए, 3 है, 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है। तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ऐसे। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 3 है, 4 है, 7 है, 12 है। तो यहाँ मान लेते हैं 1 हो गया, है ना। 1 और 3 का अंतर 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 और 4 का अंतर, तो 3 प्लस 1 जोड़ देंगे, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 में प्लस 3 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। और 7 में प्लस 5 जोड़ दीजिए तो 12 हो गया। 12 में प्लस 7 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। 19 में प्लस 9 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। और 28 में प्लस 11 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी 2 का प्लस हो रहा है। 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, 9 से 11 2 प्लस, तो 2 का ये प्लस करते जाइए। और इसका लास्ट में जो आंसर आ जाएगा वो 39 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 39 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर के सवाल पर चलते हैं। यदि एक सम
बहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात करना है। तो अंतःकोण ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो 72 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, ये हो गया 72 डिग्री दिया हुआ है। अंतःकोण यानी कि 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 108 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह का निरूपण करती है जो दिए गए सभी समीकरणों में उभयनिष्ठ रहती है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और इसी आधार पर तीसरे समीकरण को हल कीजिए। 36, 81, 6, 9, 15, 64, 144, 8, 12, 20, 4900 क्या आएगा, है ना। बहुत आसान सा सवाल दे दिया है, देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसे करिए 36 किसका जो है कि ये वर्ग है, ये 6 का हो गया और ये 9 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 6 और 9 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 हो गया, 9 6 15। ये 64 मतलब 8 हो गया, 144 मतलब 12 हो गया, तो 12 8 और 12 दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए 20 हो गया। 49 मतलब 7 का हो जाएगा, 100 मतलब 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 10 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 17। तो इस यहाँ पर ये आ गया 7 10 17 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा कर समय होता है। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लेंगे उस फार्मूले से, चाल बराबर दूरी बटा कर समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो नया अनुपात हो जाएगा वो 6:5 हो जाएगा राइट आंसर। आगे, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या गयासुद्दीन बलबन ने? तो जो ये सिजदा था या गयासुद्दीन बलबन ने यह प्रथा शुरुआत की थी राजाओं के, महाराजाओं के, है ना, स्वागत के लिए सिजदा प्रथा शुरुआत किया था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है ना? तो टैकोमीटर या टेलीस्कोप या फोटोमीटर? तो टेलीस्कोप तो हो नहीं सकता है, फोटोमीटर होगा नहीं, टैकोमीटर भी नहीं हो सकता है। यही बचा तो पॉलीग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीग्राफ को लोकप्रिय रूप से लाइट डिटेक्टर टेस्ट मशीन के रूप में भी जाना जाता है। इस टेस्ट के दौरान जब किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है वह उसका उत्तर देता है तो यह उपकरण उसके शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन, त्वचा की चालकता आदि को माप लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है। इससे यह पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना सच बोल रहा है। आइए 13 नंबर के सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, जितना मेहनत होता है वीडियो में बनाने में, थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर दें। 13 नंबर देखते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में? तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर अफ्रीका। लेकिन ये जो उत्तर अफ्रीका होगा ये भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सहारा रेगिस्तान है ये उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और इसकी कुल एरिया जो है वो है 33,20,000 वर्ग मील है, या इसको जो है कि किलोमीटर में 1.6 से गुणा करके बदल सकते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 14, लूना 18, अपोलो 11, लूना 16? तो इन चारों में जो अपोलो 11 था यह सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार उतरा था और अपोलो 11 के चालक दल में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन लोग मौजूद थे। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सुरकोटडा है ये तो गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ पर जो है कि घोड़ों के अस्थि पंजरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सब लोग जानते हैं, ये तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यही लोग महापुरुष के रूप में हैं वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे? तो ये पुरकिंजे ही थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा था। ये पुरकिंजे है ना, इसको JE पुरकिंजे के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है
जहाँ प्रोटो का अर्थ पहले और प्लाज्मा का अर्थ गठित होता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1846 में J.E. पुरकिंजे ने किया था। और पुरकिंजे कौन थे भाई? जो पुरकिंजे थे वे चेक गणराज्य के एक फिजियोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ एनाटोमिस्ट भी थे, है ना। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो त्वची ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक। तो इन चारों में जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक। यही पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, बाकी सभी पशु ऊतक के प्रकार हैं। 19 नंबर के सवाल पे चलते हैं। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। जीव सांस ले सकते हैं, जीव प्रजनन कर सकते हैं, ऑक्सीजन पूरी WBC में जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। आगे 20 नंबर पर चलते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? बंगाल को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या मद्रास को? तो 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब भारतीय राष्ट्रवाद के एक अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में सक्रिय थे, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्र रूप से उभर करके आए हुए थे। इन्हीं को जो है कि तंत्र या तंत्रिका केंद्र के रूप में जाना गया था। तो इन तीनों में ये बंगाल इसका ऑप्शन मिल रहा है, तो बंगाल सही हो जाएगा। तो बंगाल के अलावा कौन से दो थे? एक महाराष्ट्र और एक पंजाब, यानी कि एक महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र और पंजाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की सीमा के साथ खींची गई एक रेखा है। यह मानवकृत रेखा है, भारत और पाकिस्तान, जबकि भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की गई थी, है ना। यानी कि ITU की स्थापना कब की गई थी? तो जो ITU की स्थापना की गई थी वह 17 मई सन 1865 ईस्वी में किया गया था। तो 1865 कहाँ दिया है? यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल? तो म्यूरिएटिक अम्ल को ही हम HCl के नाम से जानते हैं और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसरो के मानव रहित परीक्षण बड़े RLB-TD का पूर्ण रूप है। तो RLB-TD का पूरा नाम क्या है? रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर या रिफिलेबल सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर? तीसरे नंबर पे आते हैं। रिलांचेबल सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। और चौथा ऑप्शन है रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटाई, धुनाई, तंतुकर्षण या कताई? तो कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को हम जीनिंग के नाम से जानते हैं। तो ओटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो देखिए इन चारों में आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार नहीं है, जबकि यूरेनियम के लिए सर्वाधिक भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो है वो है जादूगोड़ा की खान, है ना। तो जादूगोड़ा की खान कहाँ है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनोमैन शैली का नाम रखा गया है। चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, या चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज के नाम पर? तो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ गेंदबाज के नाम पर जो है कि चाइनोमैन शैली गेंद रखी गई है। चलिए इसका राइट ऑप्शन 4 हो गया। 28 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, या रास बिहारी बोस ने, मोहन सिंह ने और लाला हरदयाल ने? तो इन चारों में से जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था वह किया गया था प्रमुख रूप से मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन सिंह, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA इंडियन नेशनल आर्मी
के विचार की कल्पना मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना में एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने सर्वप्रथम की थी। तो वहीं बात करा कि आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने की थी। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से या यूएस से। तो जो संघ की अवधारणा ली गई है वह कनाडा के संविधान से ली गई है, जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है ना। यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। यूएसए से जो है कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और अमेरिका से यूएसए से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय चीज़ों को लिया गया है। अब चलते हैं 30 नंबर पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी के युद्ध जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और इसी हार के कारण भारत में ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ था, और इसी समय से ही जो कि भारत में अंग्रेज़ों का पूर्णतः आधिपत्य स्थापित हो गया। 31 नंबर पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय को 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो यह एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का जो प्रावधान था अब वह समाप्त कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? हृदय का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का या पाचन तंत्र का? तो ये जो ट्रैकिया है यह श्वसन तंत्र का एक भाग होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि इस श्वसन नली में कई भाग होते हैं, जैसे नाक है, नाक से भी, मुंह से, ग्रसनी से, स्वर यंत्र से, है ना, श्वास नली से, ये सभी क्या है? ये ट्रैकिया के एक भाग है, श्वसन तंत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा गया है? तो इसमें जो लाइसोसोम है इसी को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी स्वयं की कोशिका को नष्ट करने में सक्षम होती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर पर आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में ही दे दिया स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कर्तन एवं दहन की खेती। कर्तन एवं दहन का मतलब कि पहले वनस्पतियों को काटा जाएगा, फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर उसको जलाया जाएगा, फिर वहीं पर खेती की जाएगी। ऐसी खेती को ही यहाँ पर स्लैश एंड बर्न कहा गया है, या इसी को आप हिंदी में कर्तन एवं दहन की कृषि कर सकते हैं। और इसे प्रमुख रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहीं कहीं पर स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। लेकिन इसी को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो झूमिंग कृषि है तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में है ना। तो ये आसाम में है, मेघालय में है। ये जो झूमिंग कृषि है आसाम में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में। इसी को स्लैश एंड बर्न को झूमिंग कृषि कहते हैं। जबकि मणिपुर में इसी झूमिंग कृषि को पामलू कहते हैं। बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान और निकोबार में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं। और जबकि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। जबकि मध्य एशिया में इसे हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? दीपा, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कहाँ पर? बस्तर में। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दीपा के नाम से जानते हैं। चलिए 35 नंबर के सवाल चलते हैं। एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसे हानि
उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका होने वाला जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 20% ही हो जाएगा। 36 नंबर के सवाल पे चलते हैं। यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? तो ए का 28% बी के 35% के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 1/3 सी है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान होगा वो हो जाएगा क्रमशः 2/3 हो जाएगा। नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 है। तो 15 वर्षों बाद क्या होगा? तो 44 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 44 में 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 और 35 हो जाएगा। 39 नंबर सवाल चलते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका आप ज्ञात कर लीजिए HCF, हर का HCF ज्ञात कर लीजिए और अंश का LCM ज्ञात कर लीजिए। तो इसका HCF 1 हो जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, यानी कि एक ऐसी संख्या लीजिए, है ना, जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? देखिए 5 होगी, 5 तो नहीं होगी, केवल 5 से कटेगा। 1 होगा, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा और नहीं होगा, 6 होगा, नहीं होगा। सीधा 10 से चलते हैं। 10 होगा, नहीं होगा, 20 होगा, नहीं होगा, 30 होगा, नहीं होगा, 40 होगा, नहीं होगा, 50 होगा, नहीं होगा, 60 हो जाएगा, है ना। 60 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 1/60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहाँ पे दिया है? ये दिया है 1/60 यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है ना। देखिए क्या दिया है यहाँ पर? 9 है, 3 है, 3 है, 3 है, 9 है, 45 है, 4 है, 6 है, 26 है, 2 है, फिर क्या होगा? तो देखिए 3 × 3 बराबर 9 हो गया। 3 3 9, 1 तो बन गया, यानी कि 3 में 3 का गुणा करिए तो 9 हो गया। लेकिन 3 में 9 गुणा करें तो कितना आएगा? 27 आएगा, है ना। 27 आ जाएगा। 27 में यदि आप 9 3 12 को जोड़ दीजिए, देखिए क्या आता है? तो 7 2 9 और 2 1 3 39। ये नहीं बन पाया उस हिसाब से। अब दूसरे हिसाब से देखते हैं। देखिए 3 का वर्ग कर दीजिए प्लस 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया? 9 आ गया। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, जो ऊपर 9 दिया है 9 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 9 दूनी 18 बटा का 2 बराबर 9 हो गया। तो ये 9 आ गया। अब इसको देखते हैं। 3 का वर्ग कर दिए, 3 3 का 9 हो गया। 3 का वर्ग 3 3 के 9, 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 81 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 90 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। बस ये क्रम बन गया। देखिए अब 4 का वर्ग कर दीजिए 16, 6 का वर्ग 36, ये कितना आ गया? 52, 52 को 2 से काट दीजिए 26 आ जाएगा। बस यही आ गया। 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या है यहाँ पर दिया हुआ? 4 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये 40 सवाल पूरे हो गए। तो इस समान अध्ययन में कुछ 40 प्रश्न पूछे जाने हैं और 40 अंक के पूछे जाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेरिट को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जो मुख्य विषय होगा वो सभी मुख्य विषय में लगभग 2 4 5 क्वेश्चन का अंतर सभी कैंडिडेटों में आएगा। लेकिन जो समान अध्ययन का होगा इसी में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है। तो आप जितना बढ़िया समान अध्ययन कर सकते हैं उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। और ये समान अध्ययन ही
एक ऐसा पेपर होगा जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए समान अध्ययन को आप लोग हल्के में न लीजिए, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन पूछना है, 40 अंक के पूछना है, जबकि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 80 अंक का 80 प्रश्न पूछना है। तो कहीं ना कहीं मुख्य विषय से ये 50% ही है, लेकिन यही 50% आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है और सिलेक्शन के अंदर भी कर सकता है। इसलिए आप लोग समान अध्ययन का बहुत गहराई से अध्ययन करें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।